हेलो, वेलकम टू जेन स्टडी। जैसा कि आपको पता है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की कोर्स चल रही है। हमने इसमें बहुत मेजर टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया? मॉडर्न हिस्ट्री, जिसकी शुरुआत एडवेंट ऑफ यूरोपियन से होती है। उस एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हमने यूरोपियंस की फाइट्स देखी, हमने यूरोपियंस का इंडिया पे दबदबा देखा, हमने ब्रिटिश को देखा कि कैसे ब्रिटिश सक्सीड करती है, कैसे सुपरसीड करती है अपनी अदर यूरोपियंस पावर को। हमने ये भी देखा कि वास्को डिगामा, जिसने इंडिया की तलाश की, इंडिया को खोज के निकाला, बल्कि इंडिया को नहीं खोज कर निकाला, उसने इंडिया के लिए सी रूट को ढूंढ कर निकाला। उसके ढूंढने के बाद कैसे उसको बेनिफिट्स होता है, कैसे यूरोपियन मार्केट्स में पुर्तगीज का दबदबा होता है। हमने देखा 60 टाइम्स प्रॉफिट वो कमा कर जाते हैं। और ये कंपनी जो पुर्तगाल से शुरू होती है, जो पुर्तगीज कंपनी से शुरू होती है, वो कैसे अदर कंट्रीज को लुभाती है, अदर कंट्रीज को कैसे अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इंडिया। जैसा कि हमारा प्यारा भारत पहले से ही ट्रेड के लिए, कॉटन के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए हमेशा से ही हम ट्रेड करते हैं। एंशियंट टाइम से हमने पढ़ा, अपने एंशियंट हिस्ट्री में भी हमने देखा ये चीजों को। तो वो सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है। पुर्तगीज के बाद हमने डच देखा, डेन्स देखा, फ्रेंच देखा, सबके बारे में हमने बात ही की, हमने एक टाइमलाइन देखा। बाद में हमने देखा कि आफ्टर ऑल विथ मैनी पॉलिसीज, with many wars and with many tricks and settlement policies, different activities, ब्रिटिश कैसे सारी पावर्स को पीछे छोड़कर, कैसे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन से हमारे इंडिया की इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ रहा है, हमारे इंडिया के पॉलिसीज और पॉलिटिक्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है। ये सारी चीजों को डिटेल में देखते हुए ब्रिटिश एक्सपेंशन को भी हमने देखा। हमने देखा कैसे बैटल ऑफ पलासी के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, वो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से थी, वो कंपनी हम पे ही रूल कर रही है, हमारे ही कंट्री में आके, हमारे ही नेशन में आके, हमारे ही लोगों, हमारे ही प्रोविंसेस, हमारे ही राजाओं पे कैसे वो अपनी पॉलिसीज जैसे सब्सिडरी अलायंस, हम अपनी पॉलिसीज जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रिंग फेंस पॉलिसी। आप देखें, मतलब उस जमाने में 1700 1800 के दौर में कैसे कैसे पॉलिसीज वो बना रहे हैं, कैसे वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगा रहे हैं और हम पे राज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचकर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई यूज्ड टू थिंक कि कैसे अपने ही घर में हम स्लेव बन गए, कैसे अपने घर में हम कॉलोनी बन गए। इन चीजों पे हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। लेकिन कब तक ये चीजें चलती? बाद में हमने देखा कि 1857 का रिवॉल्ट भी होता है। उस रिवॉल्ट में हमने बहुत स्ट्रांगली फाइट किया। इस रिवॉल्ट को हमने देखा कि वीडी सावरकर इस रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। इस वॉर को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीजों के बाद हमने कई ट्राइबल रिवॉल्ट्स देखे, हमने कई अपराइजिंग्स देखा, पीजेंट्स के रिवॉल्ट देखे, पीजेंट एसोसिएशंस बन रहे हैं। क्यों पीजेंट एसोसिएशन बन रहे हैं? उन्होंने अपनी पॉलिसीज से पीजेंट्स को परेशान किया तो पीजेंट्स रिवॉल्ट आते हैं। उन्होंने अपनी पॉलिसीज से जब सिविलियन लोगों को परेशान किया तो सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स आती हैं। ट्राइबल इलाके में जाके उन्होंने संथाल परगना और छोटा नागपुर टेनेंसी में हम देखे, इन सब रीजन में भी वो इंपैक्ट करते हैं अपनी पॉलिसीज से। फॉरेस्ट और जो भी ट्राइबल्स लोगों का जो घर होता है, फॉरेस्ट को वो अपना घर मानते हैं, उन सारी चीजों में उनके इन्वॉल्वमेंट की चीजें हमने देखी। बाद में क्या होगा? यूरोप में क्या था? डार्क एज था। डार्क एज के बाद रेनेसा आता है। तो अब इंडिया में जब इतना परसिक्यूशन हो रहा था, जब इतना सप्रेशन हो रहा था, तो इन चीजों को हम धीरे धीरे हमने रिवॉल्ट करना तो स्टार्ट कर दिया था। लेकिन रिवॉल्ट के साथ साथ हमें कुछ चीजों की भी जरूरत थी। हमें भी जरूरत थी कि हम कैसे उनसे फाइट करने के लिए उनके माहौल में ढल सकते हैं, उनके टेक्निक्स को हम जान सकते हैं। तो हमारे पास कुछ स्कॉलर्स, कुछ इंटेलेक्चुअल्स लोग जैसे राजा राम मोहन रॉय, जैसे दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और भी कई लोग हमने देखा। कई अलग अलग मूवमेंट चले, सर सैयद मूवमेंट चलता है, वहाबी मूवमेंट चलते हैं, और भी कई रिवाइवल, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, कई ऑर्थोडॉक्सी मूवमेंट भी थे, जैसे मदन मोहन मालवीय थे उसमें इन्वॉल्व। जैसे वहाबी मूवमेंट में हमने देखा कि वो भी ऑर्थोडॉक्सी की बात करते थे। तो फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, वी हैव सीन दैट देयर वर मेनी रिवॉल्ट, देयर वर मेनी मूवमेंट, देयर वर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। हमने बहुत डिटेल में सोशियो रिलीजियस की को डिटेल्स में हमने पढ़ा कि कैसे सोसाइटी पे इंपैक्ट पड़ रहा था, कैसे रिलीजन का इंपैक्ट पड़ रहा था। और मैंने टाइमलाइन के साथ आपको यह भी बताया कि ये दोनों एक दूसरे से पे कैसे इंटरडिपेंडेंट थे।
कैसे सोसाइटी और रिलीजन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कैसे हम अगर सती को हटाते हैं, हाउ सती इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन और अ पर्टिकुलर सोसाइटी, हाउ विडो मैरिज इज नॉट अलाउड, उसके पीछे की बैकिंग क्या होती थी, सोसाइटी में जितने भी एविल्स थे उसके पीछे एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव, एक रिलीजियस वॉल जरूर खड़ा रहता था। तो जब आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करने आते हो तो कहीं ना कहीं सामने आके रिलीजन भी खड़ा हो जाता है। चूंकि हम एक वेलफेयर, खैर उस वक्त तो हम वेलफेयर नहीं थे, आज के डेट में भी हम देखते हैं अगर डिफरेंट लॉज आते हैं, अगर मैं यूसीसी की बात करूं, अगर ये सोसाइटी को इक्वल करने की बात करता है तो हम ये भी देखते हैं कि साथ में ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को भी कर्टेल करने की बात करता है कहीं ना कहीं। तो आप देखें, सोसाइटी और रिलीजन तब भी साथ चल रही थी, सोसाइटी और रिलीजन आज भी साथ चल रही है। अब जब हमने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स देख लिए, ये सोशियो रिलीजियस अवेयरनेस या ये रेनेसा जिसको हम पुनर्जागरण कहते हैं, ये चीजें आती कहां से हैं? सबसे बड़ा हिस्सा इंसान की जिंदगी का है ज्ञान, और ज्ञान कहां से आता है? किताबों से, एजुकेशन सिस्टम से, और जो भी चीजें हम लर्न करते हैं, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हो या हमारे मॉडर्न टेक्स्ट हो। इंडिया अब तक, चाहे एंशियंट टाइम की बात करें या मेडिवल टाइम की बात करें, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम सबसे टॉप पे रहे। हमने वर्ल्ड को नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज दी जहां सारी दुनिया से लोग आके ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे। और बड़े बड़े, हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने वेद और हम अपने पुराण ही पढ़ते थे, हम साइंस पढ़ते थे। हमारे पास सुश्रुत थे, हमारे पास सुश्रुत जैसे विद्वान लोग गुजरे। हमने आर्यभट्ट को दिया जिसने दुनिया को शून्य दिया। हमारे पास, हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में एक से एक मेडिसिन की फील्ड से रिलेटेड, इवन सर्जन्स इन द एंशिएंट एरा, ये सारी चीजों में हम बहुत संपन्न रहे हैं। लेकिन हम कहां पिछड़ गए? हमने देखा मेडिवल पीरियड में भी एजुकेशन सिस्टम, पेंटिंग्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी चीजों में हम टॉप पे रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसे मुगल्स डिक्लाइन में जाते हैं, जैसे ब्रिटिश आती है, क्योंकि हमने सोशियो रिलीजियस में एक और चीज की बात की, एलियनेशन की बात की, कि जितने भी पहले रूलर्स आते थे वो हमारी ग्रेट डाइवर्सिटी, हमारी ग्रेट कल्चर में खुद को ही शामिल कर लेते थे, खुद को एमलगेमेट कर लेते थे और इंडिया के ही होके रह जाते थे। चाहे वो मुगल्स हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे इससे पहले भी जिन्होंने यूज किया, चोलाज, हमने और भी कई देखे, कई रूलर्स हैं जो आते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश आती है तो ब्रिटिश का कोर मोटिव यही रहता है कि हमें सिर्फ ट्रेड, हमें सिर्फ मार्केट बनाना है इंडिया को, हमें सिर्फ इन लोगों को इस्तेमाल करना है अपनी आर्मीज में। तो वहां पे हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत पिछड़ गई, इंडिया एजुकेशन में बहुत ही पीछे हो गया। और जिसको डार्क एज कह सकते हैं आप, जिसको ब्रिटिशर्स ने डार्क एज कहा, इवन आगे हम मॉडर्न हिस्ट्री में अपने पढ़ेंगे कि एक ब्रिटिशर होते हैं लॉर्ड ब्रेकनहेड, उन्होंने इंडिया को चैलेंज कर दिया दैट वी आर नथिंग, वी कांट डू एनीथिंग। उन्होंने चैलेंज किया हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हैं, यू आर बार्बेरियन। उसके जवाब में नेहरू रिपोर्ट आता है। उन चीजों पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। क्या जरूरत पड़ी, वो ब्रिटिशर्स जो हमें कॉलोनी बना रहे थे, उन्हें क्या जरूरत पड़ गई ऐसे कि अब वो हमें एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं? क्या ये हमारी डिमांड थी या ब्रिटिशर्स की जरूरत थी? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स की भी जरूरत थी और ये हमारी भी जरूरत थी कि हम अपने आप को एजुकेशन में अपलिफ्ट करें। कैसे हम इन चीजों को कर सकते हैं और क्या चीजें इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मैं आगे बताऊंगा भी कि कैसे यूपीएससी ने इससे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन भी पूछ रखा है, कैसे यहां से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और आप अपने लिंकेज के थ्रू, अपने प्रीवियस नॉलेज के थ्रू भी यहां से क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की जो जरूरत पड़ी हम, उसकी जरूरत हमें दो कारणों से पड़ी। एक तो
ब्रिटिशर्स इंडिया पे ऑलरेडी रूल करना शुरू कर चुके थे। हमने देखा कि ब्रिटिशर्स रूल करना शुरू कर चुके थे। इन्होंने 1773 में सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया था। यहां तक हमारे सुप्रीम कोर्ट भी बन चुके थे। इन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज भी बना दी थी। इन्होंने अपनी मिशनरी एक्टिविटीज को भी इंडिया में परमिशन दे दिया था। अब आप जानते हो कि जब हमें मॉडर्न एजुकेशन मिलेगा, जिस रिलीजन से इंडिया या जिस कल्चर से इंडिया उस टाइम गो थ्रू कर रहा था, उस कल्चर के कंपैरिजन में जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, जो हमारी क्रिश्चियनिटी और जो मिशनरी एक्टिविटीज है, दैट वाज इजी टू अडॉप्ट। इजी टू अडॉप्ट बनाने के लिए इसको बहुत आसान करके इन्होंने दिखाया। हमारे यहां सती प्रथा चल रहा है, हमारे यहां विडो रिमैरिज की समस्या है, हमारे यहां और भी कई सोशल सिविल्स है। तो जब हमें वेस्टर्न एजुकेशन मिल जाएगी तो ये जो मिशनरी एक्टिविटीज है, इनको ऐसा लगा कि अगर हम इसे अपने यहां की एजुकेशन दे देंगे, अगर हम इसे मतलब वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ लेंगे यहां की पॉपुलेशन को, तो इट विल बी ए इजी टास्क फॉर देम, इट विल बी ए केक वॉक फॉर देम टू कन्वर्ट द इंडियन सिटीजन इनटू क्रिश्चियंस। और इनका टारगेट भी था क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना। दूसरी बड़ी वजह, ये सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि यहां इन्होंने जो मेयर्स कोर्ट, जिसे हम मेयर्स कोर्ट कहते हैं, वो पहले बनाया, फिर बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले देने में इन्हें परेशानियां आ रही थी, क्योंकि दे वर ब्रिटिशर्स और यहां डिस्प्यूट्स, यहां की मेजर रिलीजन कौन कौन सी थी? हिंदुइज्म, मुस्लिम्स, बुद्धिज्म इन ए माइन्यूट अमाउंट, बट जो मेजर रिलीजन थे वो हिंदू और मुस्लिम थे, जो सोसाइटी को फॉर्म करते थे। आप इमेजिन कीजिए कि हमारा प्यारा भारत, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा हिस्सा उस टाइम एक अखंड भारत की तरह था। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रन करना, जहां पे कि जो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, आप उसको अगर काउंट करो और इंडिया की जो भी करंट पॉपुलेशन है उसको काउंट करो, तो आप देखोगे कि बहुत बड़ा फिगर बन जाता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक मेजर कम्युनिटी की तरह आते हैं। तो अब जब डिसीजन मेकिंग की बात आती थी, जजमेंट्स की बात आती थी, तो जजमेंट्स में बहुत इश्यू आते थे इनको। अब किसी मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड अगर कोई इनको जजमेंट देनी है, इनको तो इंफॉर्मेशन, इनको तो उस रिलीजन के बारे में पता ही नहीं था, तो ऐसे सिचुएशन में इनका काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब हिंदुइज्म से रिलेटेड अगर कोई केस है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसमें पहले चीफ जस्टिस बनते हैं, इनका नाम एलिजा एम्पे होता है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के साथ इसको स्टार्ट किया जाता है। तो अब ऐसे सिचुएशन में ब्रिटिशर्स को चाहिए थे ऐसे लोग जिनको इंडिया के रिलीजन की समझ हो, और ये ब्रिटिशर्स नहीं हो सकते थे। तो ऐसे सिचुएशन में इन्होंने चाहा कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, जो इंडिया के लोग हैं, उनको हम एजुकेशन देते हैं, उनको हम अपनी एजुकेशन देने के बाद वो ब्लड में तो इंडियन होंगे, वो दिखने में तो इंडियन होंगे, लेकिन इंटरनली दे विल बी ब्रिटिशर्स। उनकी आइडियोलॉजी ब्रिटिशर्स वाली होगी, उनको जो एजुकेशन देंगे वो ब्रिटिशर्स वाले होंगे, उनका चाल ढाल, उनके कल्चर को हम कहीं ना कहीं डिस्पोज करके ब्रिटिशर्स वाली सारी गुण उसमें डालने की कोशिश करेंगे। मतलब, और इससे क्या फायदा होगा उनको, और ये लोग जो ब्रिटिशर्स से इंस्पायर्ड होंगे वो लॉयल भी होंगे, तो इनको लॉयल एक पॉपुलेशन भी मिल जाएगी। जो ब्रिटिश को लेके जहां पे विद्रोह हो रहे हैं, वहां पे एक पॉपुलेशन ऐसी होगी जो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में होगी। तो ये कई सारे वजह थे। ये मिशनरी एक्टिविटीज का रीजन हो गया, ये लॉयल्स लोग बनाने का रीजन हो गया, सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको एक रीजन दिया,
और भी कई बेसिक रीजंस थे, और ये अपने आप को ये भी दिखाना चाहते थे कि वो व्हाइट्समैन बर्डन वाली स्टोरी मैंने आपको बताई प्रीवियस क्लासेस में, कि इन्होंने कहा कि व्हाइट्समैन बर्डन है, हमारा काम है कि हमें इस बर्डन को सही करना है, हमें आपको सभ्य बनाना है। बारबेरियन कल्चर कहा उन्होंने हमारे कल्चर को। तो ये सारी चीजों को लेके डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की शुरुआत होती है इंडिया में। पहली बार इसकी जो बेस रखी जाती है, इसकी जो शुरुआत होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले तो ट्रेड पे फोकस करती थी, और ट्रेड पे फोकस करने के साथ इनका जरा भी ध्यान हमारे पॉपुलेशन के एजुकेशन पे बिल्कुल भी नहीं था। और हम कह सकते हैं कि 1813 तक इन्होंने हमारे एजुकेशन के लिए अगर कुछ किया तो वो बस ZERO, जीरो। इन्होंने हमारे एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन कुछ इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे थे वो किसके द्वारा लिए जा रहे थे? इंडिविजुअल्स के द्वारा लिए जा रहे थे। कैसे इंडिविजुअल्स के द्वारा लिए जा रहे थे? अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे इंडिविजुअल मे बी इन सम सिचुएशंस देयर वेर सम जोनाथन डंकन टाइप के लोग थे, और भी कई लोग थे जिन्होंने इंडिया के एजुकेशन के लिए, या फिर हमारे यहां के लोग जो हमारे यहां के इंडियन पॉपुलेशंस थे, उन्होंने कुछ एजुकेशन के लिए काम करने की कोशिश की। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो ये काम चल रहा था। लेकिन जब हम बात करें कि क्या ब्रिटिशर्स जो अपने आप को हमारा सेवियर कहते थे, जो हम पे रूल कर रहे थे, जो हमें व्हाइट मैन्स बर्डन की स्टोरियां सुनाते थे, क्या उन्होंने हमारे लिए कुछ किया? देखिए, यूपीएससी ने 2018 में यह सवाल भी पूछा कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का फोकस हमारी एजुकेशन पे था? तो नहीं था। उसकी शुरुआत कब हुई? तो 1813 में शुरुआत हुई। क्या कुछ इंडिविजुअल्स काम कर रहे थे? तो हां, कर रहे थे काम। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा। अब हम अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की, तो इसकी शुरुआत इंडिविजुअल लेवल पे ही इसकी शुरुआत होती है 1781 में, जब एक कोलकाता मदरसा वो जगह जहां इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है, उसे हम मदरसा कहते हैं। उस मदरसे की शुरुआत करने वाले वॉरेन हास्टिंग, जो उस टाइम हमारे गवर्नर होते हैं, 1781 में आफ्टर 1764 बैटल ऑफ बक्सर, जब 1765 में ट्रीटी होती है इलाहाबाद की क्लाइव के द्वारा, उसके बाद वॉरेन हास्टिंग आते हैं, वो पहला मदरसा बनाते हैं, कोलकाता मदरसा। और ये मदरसा आज भी है। इसे कोलकाता में आलिया यूनिवर्सिटी के नाम से अभी जाना जाता है। इसको बनाया जाता है ताकि यहां पे जो इस्लामिक एजुकेशन है, इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन को ये समझ पाए। साथ के साथ 1791 में संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की जाती है बनारस में। ये कॉलेज भी आज है, आज भी ये बनारस में इस कॉलेज को हम देख सकते हैं। संस्कृत कॉलेज 1791 में बनाया गया। इसको जोनाथन डंकन बनाते हैं, सेट इट अप एट बनारस। जोनाथन डंकन जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो वो बनाते हैं। आप देख सकते हैं 1781 में एक मदरसा बनाया जा रहा है, 1791 में एक संस्कृत कॉलेज बनाया जा रहा है। और इन दोनों के पीछे की वजह ये रहती है कि हम कैसे हिंदू रिलीजन और कैसे हम मुस्लिम रिलीजन के जो लॉज हैं, जो उनके रिचुअल्स हैं, उन सब चीजों को हम जान पाए। आगे चलते तो हम एक 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, वेलेस्ली, वही लॉर्ड वेलेस्ली 1800 में एक कॉलेज बनाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं फोर्ट विलियम्स कॉलेज। और इस कॉलेज में इससे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन आया कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो किसकी ट्रेनिंग के लिए, स्टेटमेंट वहां पे दिया हुआ था कि मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए ये बनाया जाता है, जिसको कि लॉर्ड वेलेस्ली बनाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट के लिए बनाया जाता है। तो ये 3 इंस्टीट्यूट हमारे मेजर इंस्टीट्यूट बनते हैं, जिसमें से कोलकाता मदरसा आ जाता है, संस्कृत कॉलेज आ जाता है, और फोर्ट विलियम कॉलेज जहां पे ये ट्रेनिंग देते हैं, सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे इसकी शुरुआत होती है। लेकिन जब इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करते हैं, टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्टेड आर एज फॉलोज। अब जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करेंगे
जब ब्रिटिश ने रेगुलेटिंग एक्ट लगाना शुरू किया तो उसके बाद से ब्रिटिश वहां से अपने चार्टर्स भेजना शुरू करती है। तो एक चार्टर आता है जो आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1831। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये जो हमारा पहला चार्टर होता है, इसमें हमारे मॉडर्न एजुकेशन की बात की जाती है। यहां से हमारी शुरुआत होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच वॉज द फर्स्ट एक्ट जहां पे एजुकेशन से रिलेटेड बात की गई, तो हम बोलेंगे कि दैट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में एक मॉडेस्ट शुरुआत होती है, एक मॉडेस्ट बिगनिंग होती है। चार्टर एक्ट से भी यूपीएससी ने सवाल पूछ रखे हैं। देखिए, जहां जहां यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वहां पे मैंने मेंशन कर दिया है, ताकि इससे आपको टॉपिक के इंपॉर्टेंस और टॉपिक की डेप्थनेस का भी पता चल सके। तो आप देख सकते हैं कि ये चार्टर एक्ट से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट क्या कहता है हमें। सबसे पहली बात ये करता है, प्रमोट नॉलेज ऑफ मॉडर्न साइंसेस इन द कंट्री। ये मॉडर्न साइंस को प्रमोट करने की बात करता है, साइंटिफिक नॉलेज की बात करता है। ये उस दौर में जब हम माइथोलॉजीज पे बिलीव कर रहे हैं ज्यादा, उस दौर में ये साइंस एंड टेक की बात करता है। कंपनी को एक बहुत बड़ा इवेंट यहां पे होता है कि पहली बार कंपनी को 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही जाती है। 1 लाख रुपए किस चीज के लिए? फॉर एजुकेशन की सैंक्शन करने की बात की जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी विल स्पेंड 1 लाख रुपीज ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो इंडिया के पॉपुलेशन के लिए 1 लाख सैंक्शन करने की बात की जाती है। तो क्या यह सैंक्शन हो जाता है? क्या इतनी आसानी से ब्रिटिश हमें एजुकेट करने के लिए तैयार हो जाती है? तो अभी हम देखते हैं कि ब्रिटिश हमारे पे कितना खर्च करना चाहती है। तो ये 1 लाख रुपए यहां पे, अगर हम फैक्चुअल बेस बात करें तो ये 1 लाख रुपए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से हमें सैंक्शन करने की बात की जाती है। गवर्नमेंट इसी एक्ट के द्वारा 3 कॉलेजेस, संस्कृत कॉलेजेस बनाती है। कोलकाता में बनाती है, दिल्ली में बनाती है और आगरा में बनाती है। कोलकाता, दिल्ली और आगरा, ये 3 जगह हमारे कॉलेजेस बनते हैं। 1 लाख रुपए देने की बात की जाती है और कहीं ना कहीं एक मॉडेस्ट बिगनिंग होती है। मॉडेस्ट बिगनिंग होती है यहां पे किस चीज की? तो एजुकेशन की, मॉडर्न साइंस के एजुकेशन की बात की जाती है। आगे अगर हम देखें तो ये 1 लाख रुपए देने की बात तो हो जाती है, लेकिन एक धरा होता है, आपस में 2 गुटों में बट जाते हैं ब्रिटिशर्स भी। एक ब्रिटिशर्स कहते हैं जिनको हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं और दूसरे को हम एंग्लिस्टिक कहते हैं। एक कहता है कि जो ये एजुकेशन इंडियन पॉपुलेशन को दी जाए वो प्योरली इंग्लिश में दी जाए, और एक दूसरा जो घरा रहता है वो कहता है, ओरिएंटलिस्ट के नाम से जिसको हम जानते हैं, वो कहता है कि नहीं, इनके अपने लैंग्वेज में इनकी एजुकेशन दी जानी चाहिए, और ये कहता है कि सिर्फ इंग्लिश में दी जानी चाहिए। तो एक डिबेट छिड़ जाती है, जिसके वजह से जो 1 लाख रुपए सैंक्शन होने की बात थी उसमें कहीं ना कहीं डिले हो जाता है, और ये 1823 आफ्टर 10 इयर्स ये जाके सैंक्शन होता है पहली बार। एंग्लिस्टिक किस चीज की बात करते हैं? एक्सक्लूसिव फोकस ऑन मॉडर्न स्टडीज। एंग्लिस्टिक जो इंग्लिश अप्रोच वाले थे वो एक्सक्लूसिवली बात करते हैं कि हमें मॉडर्न स्टडीज पे ही फोकस करना चाहिए, लेकिन जो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच वाले थे वो ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग्स की भी बात करते हैं। वो इस चीज पे फोकस करते हैं कि नहीं, इन्हें ट्रेडिशनल नॉलेज भी देनी चाहिए, जो इनका अपना कल्चर है उस कल्चर को भी बताना चाहिए। लेकिन जो दूसरे लोग थे वो चाहते थे नहीं, इनको बिल्कुल एजुकेटेड स्लेव बनाना है हमें जल्दी। ये एक बहुत अच्छा टर्म यूज होता है जिसे हम एजुकेटेड स्लेव के नाम से जानते हैं। एजुकेटेड स्लेव के नाम से जानते हैं। ये एजुकेटेड स्लेव बनाने के लिए हमें एजुकेशन देना चाहते थे। अब खैर फाइनली जाके ये सारी चीजें चलती रहती हैं। एक दौर आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का, जब 1828-29 के दौर में वो वाइसरॉय होते हैं।
या गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं हम इसको। तो उस ड्यूरेशन में लॉर्ड मैकॉले नाम के नॉर्थ फ्रंटियर में एक ऑफिसर आते हैं। नॉर्थ फ्रंटियर जो हमारा यूपी और हमारे उत्तराखंड वाला, असम का कुछ पार्ट, मैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात नहीं कर रहा हूं, ये नॉर्थ फ्रंटियर है। उस दौर में लॉर्ड मैकॉले आते हैं। लॉर्ड मैकॉले जब आते हैं तब जाके ये जो ओरिएंटल और एंग्लिस्टिक के बीच का जो ये डिस्प्यूट था वो कहीं ना कहीं खत्म हो पाता है। आप देखिए 1813 में बात की जा रही है, 1813 में बात की जा रही है 1 लाख रुपए एजुकेशन पे सैंक्शन करने की, और 1835 आफ्टर अराउंड 20 इयर्स लॉर्ड मैकॉले आते हैं। और जब लॉर्ड मैकॉले आते हैं तो ये इन्होंने देखा कि इंडियन लर्निंग्स वाज इंफीरियर टू यूरोपियन लर्निंग। उन्होंने देखा कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम तो कुछ है ही नहीं, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में तो कुछ है ही नहीं, और यहां के लोग तो बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं। किसी ने एक स्टेटमेंट भी कही थी कि यूरोप, इंग्लैंड की एक लाइब्रेरी के सामने हिंदुस्तान, हमारे प्यारे भारत के सारे एजुकेशन सिस्टम को अगर रख दिया जाए तो भी इंग्लैंड की लाइब्रेरी जीत जाएगी। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आते थे हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेके। ऐसे सिचुएशन में इन्होंने फाइनल डिसीजन लिया, जो एंग्लिस्टिक और ओरिएंटल के बीच का डिस्प्यूट था वो खत्म होता है। इन्होंने एंग्लिस्टिक का साथ दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, जो भी एजुकेशन मिलनी चाहिए इंग्लिश मीडियम इनका बेस बनना चाहिए, इंग्लिश मीडियम इनका बेस बनना चाहिए। जितने भी कॉलेजेस होने चाहिए, जितने भी स्कूल्स होने चाहिए, सब इंग्लिश मीडियम में होने चाहिए। आज भी देखिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को लेकर बातें चलती रहती है, हमारे यूपीएससी में भी बातें चलती रहती। तो इस चीज की शुरुआत 200 साल पहले ही हो चुकी थी। तो लॉर्ड मैकॉले के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जिसे हम मैकॉले मिनट के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने एंग्लिस्टिक को सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम में ही हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए। और क्या बात करते हैं मैकॉले? मैकॉले कहते हैं कि उन्होंने एक स्मॉल सेक्शन ऑफ अपर मिडिल क्लास वुड एक्ट एज इंटरप्रेटर्स एंड बी इंडियन इन द ब्लड, जो इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस, मोरल्स एंड इंटेलेक्ट, जो अपने मोरल्स में, जो अपने इंटेलेक्ट में, जो अपने बिहेवियर में इंग्लिश होंगे लेकिन ब्लड में इंडियन होंगे। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग पैदा करने की, ऐसे लोगों को बनाने की बात मैकॉले कहते हैं। और इसी मैकॉले मिनट में एक टर्म का इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात करते हैं। तो हम देखेंगे कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए, ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात करते हैं कि ये कुछ अपर क्लास और मिडिल क्लास लोगों को एजुकेट करेंगे और इनके थ्रू परकुलेट करके परकुलेशन थ्योरी से ये एजुकेशन निचले लेवल तक भी पहुंचाएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान को एजुकेशन दे दिया जाए और उसके बाद एक्सपेक्ट किया जाए कि उसे एक इंसान से पूरे सोसाइटी में एजुकेशन पहुंच जाए? हाँ, पॉसिबल तो है ये, बट दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो हमारी मैकॉले मिनट दिया गया, इसमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की गई। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बेसिकली यही होता है कि इसमें एक सेक्शन को एजुकेट कर दिया जाता है और उसके थ्रू एक स्मॉल सेक्शन को एजुकेट कर दिया जाता है जो अपर मिडिल क्लास होंगे, और वो इंटरप्रेटर की तरह नीचे वालों तक एजुकेशन पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसमें मैकॉले मिनट, यहां से मैकॉले मिनट की शुरुआत होती है। जो हमारे डिस्प्यूट था एंग्लिस्टिक और ओरिएंटलिस्टिक वाला, वो भी यहां पे खत्म हो जाता है। अभी तक यूपीएससी ने रिसेंट ईयर्स में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में यूपीएससी इससे भी क्वेश्चन पूछे। अगर हम आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को, तो आता है एक वुड्स डिस्पैच 1854। चार्ल्स वुड नाम के एक ब्रिटिशर होते हैं,
वो वुड्स डिस्पैच लेके आते हैं, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या? वो चीज जिससे किसी बड़े इवेंट की शुरुआत होती है। हमने देखा कि पहले ही हमारे पास कॉलेजेस बने हुए हैं, हमने मैकॉले मिनट की भी बात की, लेकिन हम इसे मैग्ना कार्टा क्यों कह रहे हैं? तो ये पहली बार ऐसा हुआ जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनता है फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये पहली बार हुआ जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात की जाती है, इंडिया के लिए कोई बिल पास होता है, ये पहली बार हुआ, इसलिए इसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। और यहां पे कहा गया, इसी वुड डिस्पैच में कहा गया कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मास एजुकेशन। इंडिया में एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, इंडियंस को एजुकेटेड करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी। और इन्होंने इस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को, जो एजुकेटेड स्लेव बनाने का काम कर रहे थे, जो सोसाइटी के कुछ अपर क्लासेस को एक सोशियोलॉजी में टर्म आता है जिसे मोबिलाइजेशन कहते हैं, अपर मोबिलाइजेशन, उस चीज का काम कर रहे थे। ये संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वुड डिस्पैच में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन को तो खत्म कर दिया जाता है, लेकिन यहां पे इंग्लिश मीडियम को ही प्रमोट करने की बात की जाती है। इन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम फॉर हायर स्टडीज और वर्नाकुलर एट द स्कूल लेवल, मतलब जब छोटे लेवल पे हमें एजुकेशन मिलती है, जो प्राइमरी लेवल पे हमें एजुकेशन मिलेगी, वो हमारे लोकल लैंग्वेज में मिलेगी, वो हमारे वर्नाकुलर लैंग्वेज में मिलेगी। लेकिन जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे, तो वहां पे हमें इंग्लिश मीडियम में हमारी एजुकेशन मिलेगी। पहली बार फीमेल एजुकेशन की बात की जाती है यहां पे, इसलिए इसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो फर्स्ट टाइम हो रही थी इंडिया के इतिहास में। ऐसा था कि ब्रिटिश के आने के बाद ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम हो रही थी। तो फीमेल एजुकेशन की बात करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, और टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं। एजुकेशन देने से लेकर, टीचर ट्रेनिंग से लेकर टेक्निकल एजुकेशन की अगर कहीं पे बात की जाती है तो वो वुड डिस्पैच में किया जाता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड कि हम इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। आगे बात बढ़ती है तो वुड डिस्पैच के डेवलपमेंट पे अगर हम बात करें तो क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं वुड्स डिस्पैच के आने के बाद, मतलब पोस्ट 1854 क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। तो एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात की जाती है। अभी तक हम प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे, लेकिन अब जब चीजें आगे बढ़ रही हैं, ब्रिटिशर्स को यह रियलाइज हो गया कि हमें रूल करना है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रूल करना है, तो हम में से ही कुछ लोग होंगे जो उनके लॉयलिस्ट बनेंगे, जो उनके सब्सिडरी बनेंगे, और उनके थ्रू वो इंटरप्रेट करके हम तक रूल करेंगे, और हमारी सोसाइटी के सामने, हमारे लोगों के सामने वो हमें ही खड़ा करके एक फेस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनकी पॉलिसीज का एक पार्ट था। तो 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। 1857 के बाद वो कोलकाता में, बॉम्बे में और मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनाते हैं। वो यूनिवर्सिटीज जो लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे बनाई जाती है, मतलब उससे सिमिलर कल्चर, उसके सिमिलर कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता है। बाद में हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि बेथ्यून स्कूल, फाउंडेड बाय J.E.D. बेथ्यून एट कैलकाटा। बेथ्यून वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ एजुकेशन। जॉन बेथ्यून, G.D. बेथ्यून होते हैं। इन्होंने एक बेथ्यून स्कूल की शुरुआत की, और इनके स्कूल में ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रो ब्रिटिशर नहीं होते हैं, और बाद में जाके इसको बंद भी करवा दिया जाता है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, आप देखो वो टाइम आ चुका था एजुकेशन सिस्टम में जहां पे टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही है। जो मौजूदा वक्त का बिहार है, वहां पे एग्रीकल्चर कॉलेज की बात हो रही है, क्योंकि किसानी को प्रमोट करना है। एग्रीकल्चर वॉज द की फैक्टर बिहाइंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ब्रिटिश, दैट्स वाई दे वेर इंप्लीमेंटिंग। ये वही आप देखो कॉन्टेम्परेरी टाइम में हम देख रहे हैं, इंडिगो से रिलेटेड चीजें आ रही है, इंडिगो से रिलेटेड इवेंट्स होने वाले हैं, इंडिगो की खेती पे फोकस है ब्रिटिश का। आप देखो डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तीन कठिया सिस्टम हमने देखा, हमने अपने पीजेंट रिवोल्ट में,
और भी कई सारे सिस्टम है। हमने इंडिगो रिवॉल्ट भी देखा, हम अपने रिवॉल्ट के चैप्टर में विश्वास ब्रदर्स कैसे इंडिगो रिवॉल्ट करते हैं, हमने उस चीज पे भी बात की। तो वहां पे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, जो पूसा बिहार में है। ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में आता है, और ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे पहला एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, जो आज के टाइम में भी फेमस है। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी बनाने की बात की जाती है। रुड़की में जो आईआईटी रुड़की है आज के टाइम में, वो हमारा वुड्स डिस्पैच के बाद ही बनाया जाता है। आईआईटी रुड़की जैसे इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं, प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं, ये वुड्स डिस्पैच को फॉलो करते हुए बनते हैं, जहां पे यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं, जहां पे कॉलेजेस भी बन रहे हैं, जहां पे एग्रीकल्चर पे भी ध्यान दिया जा रहा है, जहां पे टेक्निकल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। अब अगर हम एजुकेशन कमीशंस की बात करें, कुछ कमीशंस बने जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखिए, मैंने मेंशन भी कर रखा है, जहां पे भी यूपीएससी से रिलेटेड जहां पे भी पीवाईक्यूज हैं, वहां पे हमने इसको मेंशन करके रखा है। तो एक कमीशन की बात करते हैं, एक हंटर एजुकेशन कमीशन बनती है। हंटर कमीशन जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो 1882 से 1883 के बीच में आता है। एक हंटर कमीशन हम आगे देखेंगे जो हमारे रॉलेट एक्ट से रिलेटेड होता है, जलियांवाला बाग से रिलेटेड होता है, वहां पे भी हंटर कमीशन ही बनाया जाता है। लेकिन ये हंटर कमीशन ये किस चीज पे फोकस करता है, तो स्टेट स्पेशल केयर फॉर द एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन थ्रू वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है, जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी लैंग्वेज होती है, उसमें एजुकेशन को प्राइमरी लेवल पर प्रमोट करने की बात करता है। और यह कहता है कि सेकेंडरी एजुकेशन में 2 टाइप के डिविजन्स होने चाहिए। अभी देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस पर बहुत डिबेट्स हुए, बहुत डिस्कशंस हुए, कुछ प्रोज बताए गए, कुछ कॉन्स बताए गए। लेकिन आप उस दौर की चीजें देखिए, जब हम 1882 में चल रहे हैं, वहां पे बात हो रही है डिविजन्स इन सेकेंडरी स्कूल की। वहां पे बात हो रही है एकेडमिक और टेक्निकल में बांट दिया जाए एजुकेशन को, कि हमें एकेडमिक वाली नॉलेज भी मिलनी चाहिए और हमें प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल एजुकेशन भी मिलनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एकेडमिक यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक मिलनी चाहिए। और टेक्निकल एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो ये कॉमर्शियल, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं। मतलब कॉमर्स की भी बात की जा रही है वहां पे, वोकेशनल ट्रेनिंग्स की बात की जा रही है, टेक्निकल एजुकेशन की बात की जा रही है। और हंटर कमीशन के जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी तक ही सीमित रहते हैं। अगर हमें स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन आता है कि हंटर कमीशन का रिकमेंडेशन क्या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, क्या हायर एजुकेशन से रिलेटेड थे, तो मेनली ये प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड थे। आगे अगर हम देखें तो जो अगला जो हमारा डेवलपमेंट होता है हंटर कमीशन के आने के बाद, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफरेंट कमिटीज बनाती थी, डिफरेंट कमीशंस बनाती थी, लाइक इंडियन गवर्नमेंट भी डिफरेंट कमिटीज बनाती है। आप देखो उर्जित पटेल कमेटी बनती है, आप देखो रंजना देसाई कमेटी बनती है, अभी कई विमल जलान कमिटीज बनती है, आए दिन अभी रामनाथ कोविंद हेड करते हैं कमेटी को। तो डिफरेंट कमिटीज बनने का ये चलन ब्रिटिश के टाइम से ही आ रहा है, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। तो हंटर कमीशन के बनने के बाद जो अगला डेवलपमेंट होता है वो होता है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव कि 1902 में एक यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है जिसको हम इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कहते हैं, 1904 में आता है। इससे पहले एक रेले कमीशन आता है। रेले कमीशन डायरेक्टली अगर एग्जाम में हमसे पूछ देता है हंटर कमीशन, बटलर कमीशन, रेले कमीशन, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे ये कमीशन किस चीज से रिलेटेड बनाए गए। तो ये रेले कमीशन 1902 में जो आता है वो कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, इंडिया में यूनिवर्सिटीज के क्या हालात हैं, उस चीज को लेकर जो कमीशन बनता है उसे हम रेले कमीशन के नाम से जानते हैं। और इसने इंस्ट्रक्ट किया कि स्टडी एंड रिसर्च दोनों पे फोकस करने की बात की। सिर्फ स्टडी तक नहीं रह जाना हमें लिमिटेड, हमें रिसर्च की भी बात करनी है। ये रेले कमीशन उस वक्त उस दौर में रिकमेंड कर रहा है। एफिलिएशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात करते हैं यहां पे रेले कमीशन। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट में एफिलिएशन की भी बात की जा रही है। और 5 लाख पर एनम फंड को सैंक्शन करने के लिए, किस चीज के लिए, तो इंप्रूवमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज। हमने देखा 1813 में हमें 1 लाख रुपए की बात की जा रही है, और आज यहां जब इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है तो 5 लाख पर एनएम का एक फंड पास करने की बात की जाती है हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज के लिए। तो आप देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ही नीड्स के लिए, अपने ही ग्रीड्स के लिए ही सही, बट इंडिया को एजुकेटेड बनाने का
काम कर रही है, थोड़ा क्रेडिट तो उनको देना बनता है। लेकिन उसके बाद कर्जन आते हैं। कर्जन के टेन्योर में ही ये यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया जाता है। आप देखो 1904 का टाइम है ये। 1905 में कर्जन ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल के नाम से हम जानते हैं। तो ये दौर था जब वो यूनिवर्सिटीज एक्ट लेके आते हैं। कर्जन जस्टिफाइड दिस मेजर्स इन द नेम ऑफ क्वालिटी एंड इफिशियंसी। कर्जन ने इस चीज को कहा कि हम क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, इफिशियंसी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करने का काम किया। कर्जन जैसा इंसान कभी डेवलपमेंट का काम कर ही नहीं सकता। यह मेरे पर्सनल विचार है कि कर्जन जैसा इंसान कभी इंडिया के कॉलोनी को, अपनी कॉलोनी को डेवलप करने का काम कर ही नहीं सकता। उसने रेस्ट्रिक्ट करने का काम किया एजुकेशन को। उसने डिसिप्लिन के नाम पे एजुकेटेड टुवर्ड्स लॉयलिटी टू द गवर्नमेंट, वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा था उस सोसाइटी को, उस पॉपुलेशन को। ये 1904 जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का दौर था, वहां पे हमने देखे कई रेवोल्यूशनरीज भी आ रहे थे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे लोग आ रहे हैं वहां पे और भी के मित्रा जैसे लोग आ रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में उसने बिल्कुल एजुकेशन को रेस्ट्रिक्ट करने का काम दिया। वो नहीं चाहता था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ ऐसे लोग डेवलपमेंट हो और ऐसे लोग एजुकेशन में डेवलपमेंट करें जो कि उनके अगेंस्ट में खड़े हो पाए। वो सिर्फ लॉयलिस्ट का गेम खेलना चाह रहे थे इंडियंस के साथ। और नेशनलिस्ट ने इसे देखा कि वो इंपेरियलिज्म को स्ट्रेंथन करने की काम कर रहा है। जो यूनिवर्सिटीज एक्ट है उसको कहीं ना कहीं वो अपने इंपेरियलिस्टिक अप्रोच को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहा था। उस टाइम गोखले ने इस एक्ट को जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कहे जाते हैं, उन्होंने इसको रेट्रोग्रेड मेजर कहा, मतलब हमें पीछे लेके जाने का काम कहा इन्होंने इसे। गोखले का ये स्टेटमेंट भी फेमस है कि हु टोल्ड अबाउट द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट एज रेट्रोग्रेड मेजर, तो ये हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो डिफरेंट पॉलिसीज, अब देखो डेवलपमेंट भी हो रहा है साथ साथ। अभी मैंने कुछ देर पहले ब्रिटिशर्स की तारीफ की, लेकिन आप देखो ये तारीफ के साथ साथ क्या है, ये वो कैसे हमारे नेशनलिज्म को, कैसे हमारे जो एंथुसिज्म था, जो उनके खिलाफ नफरत है, उसको कैसे लॉयलिटी में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, कैसे हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ खड़े करने का काम कर रहे हैं। आगे अगर हम चले, यूनिवर्सिटीज एक्ट के बाद एक सेडलर कमीशन आता है। सेडलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसका टाइमलाइन 1917 से 1919 होता है। ये इसके जो चेयरमैन होते हैं उनका नाम माइकल सेडलर होता है, इसलिए इस कमेटी का नाम सेडलर रखा जाता है। इसमें बहुत सारे फील्ड्स पे बात की जाती है, स्कूल्स पे बात की जाती है, यूनिवर्सिटीज पे भी बात की जाती है, और पहली बार प्रोफेसर के पोस्ट पे बात की जाती है, और यहां पे प्रोफेसर का पोस्ट बनाया जाता है। सेडलर कमीशन के थ्रू पहली बार प्रोफेसर पोस्ट की बात की जाती है। आगे जो हमारी कमेटी आती है उसका नाम हार्टॉग कमेटी है, 1929 में आती है। 1929 जब भगत सिंह ने इसी ड्यूरेशन में लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था, ये वही दौर था जब नेशनलिज्म बहुत चरम सीमा पे था। हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी देख रहे थे। हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोग कैसे सिस्टम को हिला देने का काम कर रहे थे। ऐसे सिचुएशन में ये कमेटी आती है जिसे हम हार्टॉग कमेटी के नाम से जानते हैं। ये हार्टॉग कमेटी किसके द्वारा अपॉइंट की गई थी? उसी साइमन कमीशन के द्वारा, जिसे हमने साइमन गो बैक के नारे से पूरे हिंदुस्तान में एक लहर फैल जाती है। ये फिलिप हार्टॉग नाम के रहते हैं जो इस कमेटी को हेड करते हैं, और इन्होंने असेस किया एजुकेशन के स्टैंडर्ड जो है कि वो डिटोरिएट हो रहा है, जो कि हमारा एजुकेशन, जिस एजुकेशन के लिए 5 लाख पर एनएम की बात की गई, 1 लाख पर एनएम की बात की, वो और उल्टा डेवलप नहीं होके वो और डिटोरिएट हो रहा था। इस चीज की रिपोर्ट देता है ये। प्राइमरी एजुकेशन की बात अगर करें, जो हार्टॉग कमीशन प्राइमरी एजुकेशन की बात करती है, तो आइडेंटिफाइड शॉर्ट कमिंग्स, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन in the primary education system and recommended government control and inspection of primary schools। अब देखिए, सारी बात आके गवर्नमेंट के कंट्रोल पे रुक जाती है। इन्होंने कहा कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, स्टैग्नेंट रह गया है प्राइमरी एजुकेशन, और इस पे गवर्नमेंट के कंट्रोल की बात ये करते हैं। प्राइमरी स्कूल को इन्होंने कम्युनिटी सेंटर्स की तरह बनाने की बात की, जो कि सर्व कर सकते हैं एडल्ट एजुकेशन और मेडिकल रिलीफ के लिए। इस चीज की रिकमेंडेशन देते हैं हार्टॉग कमीशन। उसके बाद अगर हम वुमेन्स एजुकेशन की बात करें, यहां तक हमने देखा कि नॉर्मल एजुकेशन, हमने हार्टॉग कमीशन देखा, हमने रेले कमीशन देखा, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट देखा, हमने हंटर कमीशन देखा, सेडलर कमीशन देखा। हर कमीशन में एट द एंड लॉयलिटीज
और गवर्नमेंट अपना कंट्रोल ज्यादा बनाने की बात कर रहा था। अब क्या वुमेन एजुकेशन के लिए कोई काम किया है ब्रिटिश ने? तो अगर हम देखें तो वुमेन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने रिकमेंड किया इक्वल इंपॉर्टेंस। ये जो हमारा हार्टोग कमीशन है ये वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड इक्वल इंपॉर्टेंस की बात करता है। जितना शिक्षा हमें महिलाओं को देना है, जितना हमें पुरुष को देना है, उतना ही महिलाओं को भी देना है। प्राइमरी स्कूल्स, गर्ल्स के लिए स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स बनाने की बात की गई। इन्होंने करिकुलम बनाने की बात की गई जिसमें हाइजीन, होम साइंस और म्यूजिक की बात करते हैं। ये सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे भी ये बात करते हैं कि हाइजीन और ये सारी चीजों पे डिस्कशन की बात जो है ये हार्टोग कमीशन करता है। हार्टोग कमीशन के बाद एक प्लान आता है जिसे हम सार्जेंट प्लान के नाम से जानते हैं। सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। देखो अब इंडिपेंडेंस से कितने करीब में ये प्लान आ रहा है। 1944 के टाइमलाइन में ये प्लान आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है। जॉन सार्जेंट जो इंडियन एजुकेशनल एडवाइजर रहते हैं उस टाइम, वो फ्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं। फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर एज 3 to 6 की बात पहली बार होती है, ये सार्जेंट कमीशन में होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आवर एग्जाम कि पहली बार कौन से ऐसे कमीशन में या कौन से ऐसे इवेंट में प्राइमरी एजुकेशन को, प्री प्राइमरी एजुकेशन को फ्री कर देने की बात करती है, तो ये सार्जेंट प्लान में आता है। टीचर्स इन स्कूल शुड बी ट्रेन्ड टीचर की बात करते हैं। वुमेन, जो ट्रेंड वुमेन है उनके बारे में बात किया जाता है कि जो प्री प्राइमरी लेवल, छोटे बच्चों को पढ़ाने की जो बात की जा रही है, वहां पे ट्रेंड वुमेन आए और वो छोटे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दे जो कि फ्री रहे 3 से लेकर 6 साल तक। और इन्होंने बात की कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर एजेस 6 to 14, और 6 से 14 एज वाले लोगों के लिए इन्होंने ये भी बात की कि इनको भी फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। मतलब फ्री एजुकेशन के बारे में पहली बार बात कौन से प्लान में हो रही है? तो हमारे सार्जेंट प्लान में फ्री एजुकेशन की बात हो रही है। प्री प्राइमरी लेवल पे भी बात हो रही है और 6 to 14 एज तक में जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें फिजिकल ट्रेनिंग की भी बात कर रहे हैं ये लोग। ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं, ब्रिटिश के थ्रू डिस्कस होती हैं। ब्रिटिश के डिफरेंट प्लान होते हैं और उन्होंने हमें कितना एजुकेटेड बना दिया इसका पता तो इसी से चलता है कि जब ब्रिटिशर्स यहां से गए थे तो हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 6% पढ़ी लिखी थी। तो इससे हमें हमारी लिटरेसी रेट का पता चल पाता है। जब ब्रिटिशर्स यहां से हमें छोड़कर गए थे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कितने वर्स्ट कंडीशन में था। इसी बीच 1937 में इंडियंस की तरफ से, क्या हम इंडियंस कुछ नहीं कर रहे थे? क्या हमारे पास गांधी जैसे, नेहरू जैसे लोग थे, वो हमारे एजुकेशन के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे? नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी काम हो रहे थे। हमने देखा कैसे एनसीएम के दौर में नई नई यूनिवर्सिटीज बनती है, जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो हमारे दिल्ली में है, ऐसे टाइप के इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। हमने देखा बीएचयूज जो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसको बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनते हैं जो ब्रिटिशर्स को बताते हैं कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को खुद भी देख सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में एक वर्धा स्कीम आती है। वर्धा स्कीम जो बेसिक एजुकेशन की बात करता है। वर्धा स्कीम क्या था? तो महात्मा गांधी ने प्रपोज किया था इसको। महात्मा गांधी ने प्रपोज किया था, इस बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम था जिसको हम वर्धा स्कीम के नाम से जानते हैं। इसको चेयर किया था जाकिर हुसैन साहब ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसको चेयर करते हैं। और इसका जो मेन, इस वर्धा स्कीम में जो मेन बातें की जाती है वो महात्मा गांधी ने जो अपनी जर्नल हरिजन में जो स्टेटमेंट्स दिए हुए थे उन सारी चीजों को इसमें मेंशन किया जाता है। मेन प्रिंसिपल क्या था इसका? बेसिक एजुकेशन इज लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी की बात करते हैं महात्मा गांधी इसमें। और 1937 में एक कमिटी बैठती है जो कि प्रपोज की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। इसमें एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सेप्टेड महात्मा गांधी प्रपोजल। महात्मा गांधी के इस प्रपोजल को 1937 में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिसे कि हम वर्धा स्कीम के नाम से जानते हैं। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर जाकिर हुसैन को दी जाती है। इसके सिलेबस को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो इसके सिलेबस को बनाते हैं। और उसमें एक टर्म दिया जाता है, द वर्धा स्कीम केम टू बी नोन एज, एक नई तालीम। इस वर्धा स्कीम को, जिसको जाकिर हुसैन ड्राफ्ट करते हैं, इसको हम नई तालीम के नाम से जानते हैं। नई तालीम के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। मुस्लिम लीग रिजेक्टेड इट। अब देखिए, मुस्लिम लीग इसको रिजेक्ट कर देती है, जो वर्धा स्कीम हमारा रहता है। एक तरफ जाकिर हुसैन
इसके सिलेबस बना रहे हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग इसको रिजेक्ट कर रही है। आप देख सकते हैं कितने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। और 1939 के टाइम में जब रेजिग्नेशन, कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री है वो रेजिग्नेशन कर देती है सारे काउंसिल से। आपको जैसा पता है कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है बिना हमारे परमिशन के, जिसकी वजह से जहां जहां कांग्रेस लीडिंग गवर्नमेंट थी वहां पे कि हमने रिजाइन कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन में ये स्कीम कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली जाती है और इसका डिले हो जाता है। तो ये कई सारी स्कीम्स, कई सारे एजुकेशन सिस्टम्स जो हमारे द्वारा की गई, हमने देखा कैसे शुरुआत हो रही है हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर कैसे वर्धा स्कीम और सार्जेंट प्लान तक एजुकेशन को बढ़ाने की बात की गई। तो ये सारी चीजें, ये पूरा जो फ्रेमवर्क था हमारा, कैसे हमारी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन हुई फ्रॉम ब्रिटिश 1757 एरा टू द इंडिपेंडेंस पीरियड, ये सारी चीजें पे हमने डिस्कस की। हमने सार्जेंट प्लान देखा, हमने वर्धा स्कीम देखा। अगर मैं आपको रिवाइज कराने की बात करूं, 1 सेकेंड, अगर हम इसको रिवीजन करें तो हम देख सकते हैं कि हमने सैडलर कमीशन की बात की, हमने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट की बात की, हमने हंटर एजुकेशन कमीशन की बात की, हमने वुड्स डिस्पैच की बात की, हमने मैग्ना कार्टा हमारा जो वुड डिस्पैच रहता उसकी बात की। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। एजुकेशन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने सबको कवर कर दिया। अब अपने आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि एजुकेशन के पैरेलल कैसे प्रेस डेवलप हो रहा था इंडिया में। थैंक यू।